जी शुरू कर लो। जी जी सर, कर ले, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। अच्छा ठीक है। ठीक है। एक तो हमने बाईपास डायोड की बात की लास्ट टाइम। ठीक है, तो उसका मकसद ये है कि अगर कोई सेल शेड हो जाए तो उसकी वजह से बाकी जो है सेल्स की वोल्टेज फिर उसके अक्रॉस आ जाती है, और वो जो सेल है, शेडेड सेल जो है, उसमें हॉट स्पॉट्स फॉर्म हो सकते हैं, और उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पूरा मॉड्यूल जो है वो खराब हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। उसके लिए हम बाईपास डायोड्स लगाते हैं। इन थ्योरी हर सेल के साथ हम एक बाईपास डायोड लगाएं। इसका फिर फायदा ये होगा कि शेडिंग की वजह से जो हमारी बस कर दो, प्रेज द करना करंट और वोल्टेज की जो प्रेज द करेक्टरिस्टिक्स बस हैं जाओ। उसमें जो चेंज आएगी वो भी बहुत कम होगी। लेकिन ऑफ कोर्स हर पीवी सेल के साथ हम एक डायोड नहीं लगा सकते हैं, इट विल बी कॉस्टली अफेयर। तो उसके बजाय हम स्ट्रिंग ऑफ पीवी सेल्स हम लेते हैं, और उनके अक्रॉस मसलन अगर 64 का मॉड्यूल है तो 16 सेल्स की चार स्ट्रिंग्स हम बनाते हैं, और हर चार स्ट्रिंग्स के अक्रॉस हम एक बाईपास डायोड हम लगाते हैं। ठीक है। बाईपास डायोड के अलावा एक और डायोड होती है, उसको हम ब्लॉकिंग डायोड कहते हैं। मसलन अगर हम कुछ फोटोवोल्टाइक्स की स्ट्रिंग्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि पैरेलल कनेक्शन में हमें वोल्टेज तो सेम मिलती है, लेकिन करंट की अमाउंट, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो पैरेलल कनेक्ट करते हैं जब फोटोवोल्टाइक सेल्स की स्ट्रिंग्स को, तो जो करंट हमें मिलती है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। अब हमने यहाँ पे इस फिगर में तीन स्ट्रिंग्स हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स की, इनको हमने पैरेलल कनेक्ट की। ठीक है। अगर इनमें से कोई स्ट्रिंग ज्यादा करंट ड्रा कर सकती है, मसलन तीनों में से एक अगर शॉर्ट हो गए हैं, या इसमें कोई डिफेक्ट आता है ड्यू टू सम माल फंक्शनिंग, ये करंट सप्लाई करने के बजाय ये करंट देना शुरू करती है इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें ये जो है हर स्ट्रिंग के साथ हम एक डायोड लगाते हैं, और फिर सारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आपस में पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब डायोड्स की वजह से अगर एक स्ट्रिंग शेड हो जाती है, फॉर एग्जांपल दो सेल्स उसने शेडेड यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है, अगर ये शेड हो जाते हैं तो उसकी वजह से इसकी जो वोल्टेज जो इन सेल्स के अक्रॉस आएगी वो कम होगी, और ये वाले जो सेल्स की जो वोल्टेज है ये ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस होगा, और करंट फिर रिवर्स डायरेक्शन पे फ्लो नहीं करेगी। तो किसी भी स्ट्रिंग में, ठीक है, रिवर्स ये मॉड्यूल्स हैं, बेसिकली स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तीन मॉड्यूल्स की एक स्ट्रिंग है, सेल्स की भी स्ट्रिंग हो सकती है, मॉड्यूल्स की भी हो सकती है। यहाँ पे मॉड्यूल्स की एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, और ये तीसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें से दो मॉड्यूल शेयर हो गए हैं। सो टू अवॉइड फ्लो ऑफ करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन इन दिस थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, तो बाईपास डायोड्स लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है बाईपास डायोड्स का? when current flows through this string first, for example, जो I3 जो है जब इस डायोड में से पास होगी, because there will be a voltage drop of 0.7 volts across this diode when a diode is forward biased, और अगर ये करंट 10 एम्पियर है तो 10 into 0.7 it will be 7 watts. So this diode it will dissipate 7 watts of the power that these modules which had been connected in series, okay, so wastage of power हो जाने से। ठीक है। So what will be the efficiency of a photovoltaic? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अंडरस्टैंड करने के लिए, दिस इज द बैंड गैप एनर्जी। एक सिलिकॉन के जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं, सिलिकॉन के जो मटेरियल्स हैं, इसमें एज वी नो दैट देयर इज वैलेंस बैंड, देन देयर इज conduction band, and in between conduction band and valence band there is a forbidden gap है,
ठीक है, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करवाना है तो हमें एक फोटॉन ऑफ एनर्जी का फोटॉन जो वैलेंस बैंड में पेनिट्रेट करेगा और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेगा, अगर इफ इसकी एनर्जी is greater than the band gap energy, then that electron it will be elevated to conduction band. Did you get my point? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जब उतनी एनर्जी लेगा जितनी एनर्जी फॉरबिडन गैप की है, तो ये इलेक्ट्रॉन इट विल जंप टू द कंडक्शन बैंड. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर रेडिएशन है, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स के फोटॉन्स हैं और हर फोटॉन की जो एनर्जी है उसको हम 2.29, इस स्लाइड के टॉप में आप देखें एक इक्वेशन लिखी है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा. इस इक्वेशन से ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हैं. अगर एक फोटॉन है उसकी 1375 नैनोमीटर अगर इसकी 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 वेवलेंथ है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट, तो यहां से उस फोटॉन की हम एनर्जी E निकाल सकते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो सिलिकॉन के इसका जो फॉरबिडन गैप की एनर्जी है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड? इट इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर हम यहाँ पे 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वेशन 2.29 पे रख दें, H भी हमें पता है, C भी पता है, तो वहां से हमें लेमडा की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 1.11 माइक्रोमीटर. ठीक है, या 1100 नैनोमीटर आप समझ लें. अगर फोटॉन की वेवलेंथ है जो इस एटम के वैलेंस बैंड में जाके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, अगर इसकी एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या उससे ज्यादा हो, तो इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप से जंप लगा के कंडक्शन बैंड उसमें वैलेंस बैंड से जंप लगा के फॉरबिडन बैंड को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को जंप लगवाने के लिए चाहिए होती है, ये फॉरबिडन गैप की एनर्जी के बराबर है. डिड यू गेट माय पॉइंट? जी तैमूर, हेलो. जी सर, क्लियर है. कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, आगे समझ. ठीक है, यानी कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एलिवेट करने के लिए? इट इज द फॉरबिडन गैप की जो है जी सर, उतनी एनर्जी मिली तो ये जंप लगाएगा, उससे कम एनर्जी मिलेगी तो ये जंप नहीं लगाएगा. बिल्कुल. ठीक है. नाउ ये जो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, वो अगर हम फोटॉन की वेवलेंथ जिसकी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, उसकी अगर हम वेवलेंथ फाइंड करें तो 1100 नैनोमीटर बन जाती है. और अगर फोटॉन की वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर से ज्यादा हो, तो ये फोटॉन की एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगी? कम होगी. क्यों कम होगी? बिकॉज लेमडा को इंक्रीज करने से एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. लेमडा को इंक्रीज करने से एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि लेमडा जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो corresponding वेवलेंथ है फोटॉन की, वो है 1100 नैनोमीटर है. इसका मतलब ये है कि अगर फोटॉन की वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर से ज्यादा हो, तो ये एनर्जी जो है उस फोटॉन की इट विल बी लेस देन 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. सो यहां पे हमने ये जो स्पेक्ट्रम यहां पे शो किया है, एक AM0 पे है टॉप स्पेक्ट्रम, और नीचे जो स्पेक्ट्रम है एक और स्पेक्ट्रम यहां पे हमने शो किया, ये वाला दूसरे नंबर पे जो स्पेक्ट्रम है ये AM1.5 पे है. ग्राउंड लेवल पे आप जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं उसकी एनर्जी का स्पेक्ट्रम आप प्लॉट करें तो यहाँ पे AM1.5 जो लिखा है, बेसिकली दिस इज द स्पेक्ट्रम फॉर द सोलर इंसुलेशन that we receive at ground level at AM1.5. ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं कि फोटॉन्स जो हम रिसीव करते हैं ग्राउंड लेवल पे,
उनकी वेव लेंथ जो 1100 माइक्रोमीटर से ज्यादा भी हैं और 1100 माइक्रोमीटर से कम भी हैं। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज एज वी नो दैट 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी इक्वल या ज्यादा हो तो फिर इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है एनर्जी हासिल करने के बाद फोटॉन की, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। लेकिन जिन फोटॉन्स की एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है, तो वो फोटॉन्स लाइट फोटॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उस फोटॉन की एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से कम है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि 1100 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ के फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं करवा सकते हैं। हेलो। 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 हेलो सर। हेलो। जी सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी सर, तो ये बिल्कुल। मैंने 20.2% वाली बात की थी, वो समझ आई थी आप लोगों को या नहीं पहुंची थी? सर रिपीट कर दें काइंडली। अच्छा, ओके, लेट मी रिपीट इट। देखें, ये जो स्पेक्ट्रम है AM 1.5 पे है। ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो दरमियान में जो लाइनें नजर आ रही है, ये वाला स्पेक्ट्रम है। कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है? ये वाला स्पेक्ट्रम है जो जमीन पे हमें मिल जाता है AM 1.5 पे। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम की जो टोटल एनर्जी, जो जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हमने बात की कि अगर 1100 नैनोमीटर से अगर फोटॉन्स की वेव लेंथ ज्यादा है तो वो फोटॉन दे के नॉट दे आर नॉट एबल टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। यानी उनकी एनर्जी इतनी कम है कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को एलिवेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड अगर फोटॉन की वेव लेंथ 1100 नैनोमीटर से ज्यादा है। क्योंकि उससे यहाँ पे इक्वेशन 2.29 है, इस पे अगर 1100 नैनोमीटर या उससे ज्यादा मैं पुट करता हूँ वेव लेंथ को, एनर्जी जो है वो बैंड गैप की एनर्जी से कम आती है। ठीक है, सो इट मींस दैट ये जो 1100 नैनोमीटर से इस साइड पे जितने भी फोटॉन्स हैं, ठीक है, जो कि उनकी एनर्जी कितनी है 1100 नैनोमीटर से ज्यादा वाले फोटॉन्स जो जमीन की सरफेस के ऊपर आते हैं, ठीक है, एट AM 1.5 पे उनकी एनर्जी कितनी है? वो एनर्जी होगी ये वाला जो ग्राफ है, इसके एरिया अंडर दिस ग्राफ, if we compute that area will give us the energy of the photons whose wavelength is greater than 1100
नैनोमीटर, और ये एनर्जी कोरस्पॉन्ड करती है यहाँ पे 20.2%। टोटल जो एनर्जी जमीन पे आती है उसकी 20.2% एनर्जी उन फोटॉन्स में होती है जिनकी वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि 1100 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाले फोटॉन इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस दैट 20.2% of energy of solar radiations that we receive at ground level at AM 1.5, that is not available for harvest. फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज़ आ रही है बाकियों को सर की? नहीं आ रही। हम्म, सर को बोलते हैं लेक्चर बाद में करवाएं, प्याज का नेट यूज़ कर रहे हैं। हेलो हेलो सर। हेलो। ये जी बस वो कोई बाहर पे, जहाँ पे एडाप्टर मैंने लगाया वहां पे आज हवा चल रही है, असल में वो पर्दा उसको मेरे ख्याल में हिला रहा था, तो उसको साइड पे कर दिया, इंशाल्लाह मसला नहीं सही सही सर। आएगा। ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन। सर स्लाइड्स देखिए, पहले। 1100 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ्स की जो फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी से कम होगी। सिलिकॉन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एलिवेट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर इस ग्राफ को हम देखें नीचे, सर नज़र नहीं दरमियान आ वाला रहा जो ग्राफ है। जी बेटा, सर, विजिबल नहीं हुआ। विजिबल नहीं हुआ है? अच्छा, लेट मी टेक इट विजिबल, लेट मी शेयर इट। ओके, अब नजर आ रहा है? नहीं सर, आ गया सर। ठीक है, हाँ। तो इसमें से ये वाला ग्राफ देखिए, ये दरमियान वाला जो ग्राफ है, ये बेसिकली कौन सा ग्राफ है? ये स्पेक्ट्रम है, सोलर स्पेक्ट्रम है, एट ग्राउंड लेवल एट AM 1.5 पे। एयर मास रेशियो जब 1.5 हो तो ये वाला स्पेक्ट्रम हमें मिल जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 1100 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ यहाँ पे है। अगर फोटॉन की वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर से ज्यादा हो, ठीक है, 1100 नैनोमीटर से अगर फोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा हो तो उसकी जो एनर्जी है दैट इज लेस देन 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें लेमडा की वैल्यू 1.1 1100 नैनोमीटर या उससे ज्यादा, एनर्जी जो है वो बैंड गैप एनर्जी से कम आती है। ठीक है, बैंड गैप एनर्जी से कम आने का मतलब क्या है कि दोज फोटॉन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो क्रिएट होते हैं बेसिकली दे टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ द करंट एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द पावर। ठीक है, तो बेसिकली जो सोलर एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर विच गिव अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें 1100 नैनोमीटर से जो ज्यादा फोटॉन वाले फोटॉन्स जो हैं उनका स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास ये वाला है। और इसके एरिया अंडर दिस करो, 1100 नैनोमीटर से
ऊपर की तरफ ज्यादा वेवलेंथ का एरिया जब हम निकालते हैं तो दैट एरिया कम्स आउट टू बी 20.2%, जिसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी का 20.2% एनर्जी दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर हार्वेस्टिंग। सोलर एनर्जी टोटल जमीन के ऊपर फॉल करती है, उसका 20.2% एनर्जी को हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इट विल बी वेस्टेड, इट विल हीट द सोलर मॉड्यूल्स। ठीक है, क्यों नहीं हार्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये एनर्जी कोरस्पॉन्ड करती है उन फोटॉन्स से जिनकी वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर से ज्यादा है। क्योंकि ज्यादा है इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी जो है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और एटलीस्ट 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड in case of semiconductor materials made up of silicon. Did you get my point? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब जो दूसरी साइड पे अब देखें, ये 1010 नैनोमीटर का जो फोटॉन है, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आती है। तो इसका मतलब है कि अगर एक फोटॉन की वेवलेंथ 1010 है, 1010 है या 1000 है, नैनोमीटर है, तो वो that photon is capable to elevate an electron from valence band to conduction band because its energy is more than 1.12 electron volt. But remember that एक फोटॉन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इफ वी हैव ए फोटॉन whose energy is 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, और बैंड गैप की एनर्जी कितनी चाहिए? बैंड गैप की एनर्जी कितनी? इट इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो लाइट फोटॉन है ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको बैंड गैप की एनर्जी को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होगी। बाकी जो 1.2 में से डिफरेंस ले लें, ठीक है, 1.12 से, बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो फिर वेस्ट हो जाती है, मटेरियल को हीट करने में इस्तेमाल हो जाती है, हीट करती, टेम्परेचर बढ़ाती है। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोटॉन्स की वेवलेंथ 1100 से कम है तो उनकी सारी की सारी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही है, बल्कि कितनी हो रही है? 1.12 जितनी उसकी एनर्जी है उसमें से 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप सब्ट्रैक्ट करें, वो वाली एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एक फोटॉन है वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर एक फोटॉन में, फॉर एग्जांपल, एक फोटॉन की अगर एनर्जी है 3 टाइम्स द बैंड गैप एनर्जी है, और जब वो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ओनली इट विल इम्पार्ट ओनली, ठीक है, वो उसको कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी? इट विल बी 3 टाइम्स है, तो उसमें से जो टू उसको इस तरीके से ले लें। लेट अस थिंक अनदर वे। थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कोई मटेरियल आपने चूज किया, उसकी जो बैंड गैप एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, एक फोटॉन उसके साथ, मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ वैलेंस बैंड में जाके इंटरेक्ट करता है, और उस फोटॉन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो जंप लगवाने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए? इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जो एनर्जी है, इट विल बी वेस्टेड। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटॉन है ये 3 इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट कर सके, ये नहीं है। इट विल ऑलवेज क्रिएट 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रेस्ट ऑफ इट्स एनर्जी it will raise the temperature of your photovoltaic panel, photovoltaic module or photovoltaic cell. So 1100 नैनोमीटर से जो कम वेवलेंथ जो फोटॉन्स हैं, तो उनकी भी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है जितनी इलेक्ट्रॉन बैंड गैप की एनर्जी है, बाकी उनकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। ये देखें, इसके अंडर जो स्पेक्ट्रम है, ये वाला स्पेक्ट्रम, ऊपर वाला जो दरमियान में लाइन है, ये टोटल एनर्जी है उन फोटॉन्स की। इसके अंडर अगर मैं एरिया फाइंड करूं, ये वाला जो ग्राफ है दरमियान में जो है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी आती है वो उन सारे फोटॉन्स की एनर्जी है जिनकी वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर से कम है। लेकिन
वो जो फोटॉन्स है उनका सिर्फ ये शेडेड रीजन जो दिखाया है, सिर्फ उनकी वो वाली एनर्जी खर्च हो जाती है, और बाकी उनकी एनर्जी भी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उनकी। ठीक है, सो दिस रीजन, यूजेबल रीजन, ठीक है, दैट इज 49.6%। और इस ये जो जिन फोटॉन्स की वेवलेंथ है 1100 नैनोमीटर से कम है, उनकी भी कोई 30.2% एनर्जी जो है ये वेस्ट हो जाती है। इसको हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मटेरियल उसको हार्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कितनी है, 49.6% है। ठीक है, सिर्फ वही एनर्जी अवेलेबल है जिसको कैप्चर किया जा सकता है, जिसको हार्वेस्ट किया जा सकता है, अगर हम ये एज्यूम करें each and every photon interacts with an electron। is it clear? समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है, 8 लेट मी रिपीट इट अगेन, 8 AM 1.5 पे जो सोलर एनर्जी ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है, अगर हम किसी फोटोवोल्टाइक सेल की मदद से उसको हार्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो फोटोवोल्टाइक सेल को हार्वेस्ट करने के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है, दैट इज 49.6%। क्यों अवेलेबल है इतनी? 100% सारी की सारी क्यों नहीं अवेलेबल है? उसकी वजह यह है कि 20.2% एनर्जी जो फोटॉन्स हैं, ठीक है, 20.2% एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग उनकी वेवलेंथ 1100 से कम है, ज्यादा है। और 30.2% जो एनर्जी है वो हमें इसलिए अवेलेबल नहीं है कि जिन फोटॉन्स की वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर से कम है, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी वो इस्तेमाल नहीं होती, उनकी सिर्फ उतनी एनर्जी इस्तेमाल होती है जितना उसके बैंड गैप की एनर्जी है, बाकी उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओनली एट ग्राउंड लेवल पे कोई फोटोवोल्टाइक सेल सिलिकॉन का हम लगाते हैं, तो ये 49.6% ऑफ सोलर एनर्जी इज ओनली अवेलेबल फॉर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये सारी की सारी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। अगर दूसरा कोई और मटेरियल इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन के बजाय, जिसकी बैंड गैप कम या ज्यादा है, तो उसको फिर जो अवेलेबल एनर्जी जिसको अवेलेबल है कन्वर्ट करने के लिए, एक अवेलेबल है कन्वर्ट करने के लिए, और एक उसमें से जो अवेलेबल है उसमें से कितनी कन्वर्ट कर सकता है, दैट विल बी इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, so this is 49.6% is available usable portion, ये यूजेबल है। अब इसका कितना फोटोवोल्टाइक सेल इसमें से कितनी उसको हार्वेस्ट कर सकता है, दैट इज अनदर स्टोरी। तो उसको हम देखते हैं, यहां पे देखें, ये जो ग्राफ है इसको अगर हम देखें तो इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास नैनोमीटर में वेवलेंथ है। ठीक है, 11.11 माइक्रोमीटर जो है 11.11 माइक्रोमीटर जो है वेवलेंथ है, या 1110 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, उससे कम वेवलेंथ की जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए फोटॉन इलेक्ट्रॉन को रेज करने के लिए, इट इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो चूंकि इनकी एनर्जी जो है, प्रीवियस जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू HC और लैम्डा, उसमें पुट करके बेसिकली आप ये वाला ग्राफ आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें यहां से इस तरफ जो फोटॉन्स हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी 1.1, ये लाइन 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लाइन है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी चूंकि 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो ये वाली एनर्जी, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जो भी फोटॉन्स की एनर्जी ये वेस्ट हो जाती है। इससे इस तरफ जब आते हैं, मसलन 800 नैनोमीटर का जो फोटॉन है उसकी एनर्जी इतनी है, ये वाली है, इतनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, लेकिन उसको रेज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इट इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी, टोटल फोटॉन की एनर्जी, उसमें से 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकालें तो ये वाली एनर्जी फिर उसकी भी वेस्ट हो जाती है। जितनी वेवलेंथ कम होती चली जाएगी उतना ही उन फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, उतना ही वेस्टेज जो एनर्जी होगी वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नो that much 49.6% is available का मतलब ये है कि अगर जितने फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो सारे के सारे इंटरेक्ट करते हैं, हर फोटॉन फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करता है, कोई भी फोटॉन वेस्ट नहीं होता है,
तो 49.6% की एनर्जी को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं सोलर स्पेक्ट्रम में जो अवेलेबल है एट ग्राउंड लेवल पे, उसका 49.6% हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो फोटॉन्स आते हैं वो फोटोवोल्टाइक सेल्स के साथ व्हेन दे इंटरेक्ट, ठीक है, सम ऑफ द फोटॉन्स दे जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, मटेरियल की जो सरफेस है, जो फिंगर्स हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके साथ स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो फोटोवोल्टाइक सेल की जो अपर सरफेस है उसके ऊपर भी जब सोलर रेडिएशंस फॉल करेंगी तो उसमें से भी बहुत सारे फोटॉन्स जो है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, दे विल आल्सो be wasted, they will also be reflected back into the space। तो इसलिए आमतौर पे ये करते हैं एंटी रिफ्लेक्टेंट कोटिंग हम उसकी सरफेस के ऊपर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होने के बजाय दे पेनिट्रेट द मटेरियल ऑफ द फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ऑफ कोर्स वो क्रिएट करते हैं। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दे आल्सो रिकम्बाइन, ठीक है, फोटॉन ने तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, इलेक्ट्रॉन होल पेयर उसने प्रोड्यूस करवाया, लेकिन दे विल रिकम्बाइन एंड दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग करंट, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फोटॉन्स जो हैं दे विल ट्रांसमिट। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट रिकम्बिनेशन भी हो जाती है और उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वो जो हैं फोटॉन्स जो हैं दे रादर देन प्रोड्यूसिंग एनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ठीक है, दे ट्रांसमिट थ्रू द मटेरियल, ठीक है, और वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगरचे टोटल फोटॉन्स की जो एनर्जी है 49.6% को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करें, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो जितने भी इलेक्ट्रॉन वो जो फोटॉन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट करवाने में, ड्यू टू ऑल दीज रीजंस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल जो एफिशिएंसी होगी फोटोवोल्टाइक सेल की, ठीक है, वो दैट विल बी स्मॉलर देन लोअर देन 49.6%। अगर वो सारे के सारे फोटॉन्स को फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करवाते, कोई फोटॉन रिफ्लेक्ट ना होता, कोई रिकम्बिनेशन ना होती, कोई ट्रांसमिशन थ्रू द मटेरियल ना होता और वो सारे के सारे अवेलेबल होते तो फोटोवोल्टाइक सेल की एफिशिएंसी 49.6% होती, लेकिन ऐसा नहीं है ड्यू टू सेवरल रीजंस ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सो वो जो सारे फोटॉन्स हैं वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रैक्टिकल जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं उनकी एफिशिएंसी, कमर्शियल जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं उनकी एफिशिएंसी आप समझ लें कि कोई 16%, 17%, 18%, 15% इतनी होती है, ठीक है। दैट मींस सोलर एनर्जी की टोटल अगर सोलर जो एनर्जी टोटल ग्राउंड लेवल पे जो मिल जाती एट AM 1.5 पे, उसका 15%, 16%, 17%, 18% वो हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सोलर सेल्स की एफिशिएंसी ज्यादा होती है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, बहुत सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं तो सोलर सेल्स की एफिशिएंसी 30% से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी एफिशिएंसी 33% से कम होती है। और अनदर थिंग, मॉड्यूल्स की एफिशिएंसी सेल की एफिशिएंसी से भी कम होती है, ठीक है। उसकी सेल्स की एफिशिएंसी 20%, 22% या इवन 25%, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल्स की एफिशिएंसी जो कमर्शियली अवेलेबल हैं उनकी एफिशिएंसी जब मार्केट से आप खरीद के ले आते हैं, ऑफ कोर्स फ्रॉम द मार्केट यू परचेज मॉड्यूल्स नॉट द सेल्स, उनकी एफिशिएंसी जो है 15, 16, 17, 18% होती। क्यों होती है? क्योंकि सेल्स को जब आपस में हम कनेक्ट करते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो जो उनकी जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं जो वायर है, दैट वायर आल्सो हैज सम रेजिस्टेंस, सम आई स्क्वायर आर लॉसेस विल बी देयर इन दैट वायर, ठीक है। जो कनेक्शंस यहाँ से जब आपने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स को करंट को फ्लो करवाने के लिए यहाँ पे आपने कनेक्शंस बनाए हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स की वायर्स के साथ, उन कनेक्शंस की भी अपनी एक रेजिस्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट फोटोवोल्टाइक मटेरियल में से जब करंट फ्लो करती है सेल के मटेरियल में से, पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, इसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे भी कोई पावर लॉस होता है, ठीक है। और जहां पे आपने वायर जो है कनेक्शंस आपस में किए हैं दो फोटोवोल्टाइक सेल्स में,
वहां पे भी पावर लॉस होता है। तो अल्टीमेटली मॉड्यूल की जो पावर है वो हमेशा सेल की पावर से क्या होगी, एफिशिएंसी जो होगी वो सेल की एफिशिएंसी के मुकाबले में कम होगी। इज इट क्लियर? सो ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स लेंगे। सिलिकॉन है, अगर उसका फोटोवोल्टाइक सेल आप बनाते हैं तो उसकी जो वेव लेंथ है दैट इज मिनिमम वेव लेंथ फोटोन की है वो 1.1 माइक्रोमीटर है। ठीक है। उसके अलावा कुछ और मटेरियल्स जिनके बैंड गैप एनर्जी फॉर एग्जांपल 1.42 है। 1.42 का मतलब है कि वो जो इस फिगर को अगर मैं देखूं तो 1.42 माइट correspond टू फोटोन ऑफ वेवलेंथ एट दिस रीजन फॉर इंस्टेंस। मुझे एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जितनी बैंड गैप की एनर्जी ज्यादा होगी तो ये लाइन जो है, जो वर्टिकल लाइन है, ये इस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1.142 है फॉर एग्जांपल फोटोन की जो बैंड गैप एनर्जी है मटेरियल की, जिसका मैंने सोलर सेल बनाया है जो कि सिलिकॉन का नहीं है, तो उसमें 1.42 फॉर एग्जांपल इट कोरस्पॉन्ड्स टू दिस, यहाँ पे इस पॉइंट के साथ कोरस्पॉन्ड करती। तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वाली उस मटेरियल के लिए ये वाले फोटॉन्स जिनकी एनर्जी इससे ऊपर है, वो वाले फोटॉन्स भी यहाँ से इस यहाँ दरमियान में जो लाई करते हैं वो वाले फोटॉन्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन वो वाले मटेरियल्स ये जो हायर एनर्जी की जो फोटॉन्स हैं उनकी ज्यादा एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे। तो ये वाला यूजेबल पोर्शन हायर हायर लोअर वेवलेंथ का यूजेबल पोर्शन बढ़ जाएगा, लेकिन हायर वेवलेंथ के मोर फोटॉन्स दे विल बी वेस्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ देयर विल बी सम कोई एक खास किस्म की एक बैंड गैप एनर्जी होगी, एक खास किस्म का मटेरियल होगा जिसकी बैंड गैप एनर्जी होगी, जिस पे वो हमें जो है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सोलर एनर्जी है उसको हार्वेस्ट कर सकेगा। अगर हम इन सबको कंपेयर करें डिफरेंट मटेरियल्स का, बैंड गैप को बढ़ाने से क्या होता है, हाई एनर्जी फोटॉन्स की ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करता है, और लो एनर्जी और नंबर ऑफ फोटॉन्स हुज एनर्जी इज वेस्टेड उनकी तादाद बढ़ जाती है। अगर हम बैंड गैप एनर्जी को कम कर दें तो जो लो वेवलेंथ की जो फोटॉन है वो ज्यादा कैप्चर हो जाते हैं, लेकिन हाई वेवलेंथ की जो फोटॉन्स जो लो वेवलेंथ की जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी, लो वेवलेंथ का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। तो उसकी जो कम एनर्जी कैप्चर हो जाएगी और उनकी एनर्जी जो है वो वेस्टेज, उनकी वेस्टेज की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर वेवलेंथ को हम बढ़ाना शुरू कर दें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विच विल बी अवेलेबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स उनकी तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन जो लो वेवलेंथ की जो फोटॉन्स हैं उनकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। हेलो जी सर। इट्स क्लियर? जी सर। ठीक है। नो, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर देयर पीवी सेल्स की। इसमें क्रिस्टलाइन सेल्स भी हैं, इसमें थिन लेयर्स भी हैं। क्रिस्टलाइन सेल्स जो हैं इसमें हम मोनोक्रिस्टलाइन है, पॉलीक्रिस्टलाइंस हैं। ठीक है। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी सेल्स। और थिन लेयर्स जो है उसमें कैडमियम टेलुराइड के है, एमॉर्फस सिलिकॉन है, सिलिकॉन के हैं, और CIS सेल्स हैं। ये कैडमियम टेलुराइड है और CIS बेसिकली दीज आर नॉट द सिलिकॉन। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? ये क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का कंसेप्ट तो आप लोगों को पता है कि एक खास ऑर्डर से किसी मटेरियल में अगर एटम्स एक खास ऑर्डर से आपस में बॉन्डिंग हो उनके दरमियान, ठीक है, तो हम उसको क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है। जो क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं इनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इनकी फैब्रिकेशन में। ठीक है। इनकी जो थिकनेस है दैट इज आप समझ लें कि 200 से लेकर 400 माइक्रोमीटर तक होती है। इसको बनाते कैसे क्रिस्टलाइन के? क्रिस्टल का मतलब तो आप लोगों को पता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल? तो देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ज़ाल्स्कीज प्रोसेस। इसमें हम ये करते हैं कि सिलिकॉन जो है इसकी केमिकल प्रोसेसेस की मदद से वी मेक इट हाईली प्योरिफाइड, और उसके बाद इसको फिर हम मेल्ट करते हैं कि किसी क्रूसिबल में। मेल्टेड सिलिकॉन है
और उसके बाद एक सीड, एक सिलिकॉन का जो छोटा सा क्रिस्टल है, यहाँ पे जो ऊपर उसने एरेस शो किया है, ठीक है, इस सीड को हम डिप करते हैं मोल्टन मोल्टन जो सिलिकॉन है, और उसके बाद इस सीड को आहिस्ता आहिस्ता वेरी वेरी स्लोली, ठीक है, अंडर सर्टन टेम्परेचर की कंडीशंस में इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो जो क्रूसिबल में जो मोल्टन फॉर्म में सिलिकॉन हमारे पास मौजूद है, उसके एटम्स, ये जो सीड है, इसके एटम्स में जो जिस तरह का वहां पे क्रिस्टल है, उसी शेप में फिर ये क्रिस्टल ग्रो होना शुरू हो जाता है। और ये जो एंगट कहते हैं इसको, ये जो शेप नजर आ रही है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक एंगट बन जाता है। ठीक है, सिंगल एंगट बन जाता है क्रिस्टल का। और जितना आप ऊपर की तरफ लेते जाएंगे तो इसकी लेंथ, एंगट की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द होल एंगट, इट इज ए सिंगल क्रिस्टल। इसमें, इस क्रिस्टल में किसी भी एटम के ऊपर जाके आप इर्द गिर्द देखना शुरू कर दें, तो आपको इर्द गिर्द का जो माहौल है, इर्द गिर्द का जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा नजर आएगा। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा आप किस एटम के ऊपर हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Once we get this ingot, how we make the cells, ये देखिए, ये मोनोक्रिस्टलाइन एंगट है, सिंगल सेल। ये प्रीवियस सिजाल्स्की मेथड से हमने ये एंगट्स हासिल की। ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी जो, ऑफ कोर्स दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल के बजाय थोड़ा सा इसके जो कार्नर्स, इसकी एक सिलेंड्रिकल शेप को फिर हम ये वाली शेप दे देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इस तरीके से इसकी कटिंग की है साइड से, तो ये तकरीबन कोई एग्जैक्टली दिस शेप इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कुछ स्क्वायर शेप तकरीबन उसी तरह की आ जाती है, लेकिन कार्नर्स आर राउंडेड। ठीक है, उसके बाद फिर इनको हम क्या करते हैं, आरी की मदद से, सा की मदद से इनको हम कट करते हैं। कट करने के बाद फिर हम मोनोक्रिस्टलाइन वेफर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब ये एंगट हम बनाते हैं, उसको जब हम मेल्ट करते हैं सिलिकॉन को, उसमें पी टाइप मटेरियल भी ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये एंगट्स जो है, ये पी टाइप मटेरियल का है। ठीक है, सिलिकॉन है जिसमें पी टाइप इंप्योरिटी हमने ऐड की है। तो बेसिकली ये मोनोक्रिस्टलाइन वेफर है। ठीक है, कटिंग का जो प्रोसेस है, सा की मदद से जब हम इनको कट करके हम वेफर्स बनाते हैं, तो उसकी रफ सरफेसेस होती हैं। वी डू सम प्रोसेसिंग, सम केमिकल प्रोसेसिंग, रफनेस को हम खत्म करते हैं, और फिर इनके ऊपर हम एक साइड पे, एक सरफेस पे एन टाइप मटेरियल को यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स डिफ्यूज करते हैं। उनके नंबर ऑफ एटम्स को, एन टाइप मटेरियल, एन टाइप इंप्योरिटी है, उसके नंबर ऑफ एटम्स को एक सरफेस पे हम ज्यादा नंबर करते हैं, तो उसकी वजह से वो सरफेस पे हमारे पास क्या बन जाती है, दैट बिकम्स एन टाइप। ऑलरेडी पी टाइप हमारे पास मटेरियल था, उसको हमने ऐड किया, इंप्योरिटी ऐड की थी पूरे मटेरियल में, सिलिकॉन में, और उसके बाद एक सरफेस पे जब हमने एन टाइप इंप्योरिटी ऐड कर दी, मोर एटम्स, ठीक है, तो वो सरफेस पर एन टाइप बन गई, और एक सरफेस पे पी टाइप बन गई, और दरमियान में फिर पी एन जंक्शन बन गया। और उसके बाद ये जो मोनोक्रिस्टलाइन वेफर्स हैं, उसके ऊपर फिर हम ये जो फिंगर्स हैं, और फिर इसके ऊपर बसेस हैं, वो ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद इन सेल्स को, ये मोनोक्रिस्टलाइन सेल बन गया, और फिर इन सेल्स को हम सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में लगा के फिर ऑफ कोर्स वी मेक इट, मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल से फिर हम सोलर पैनल्स बनाते हैं, मॉड्यूल्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो मोनोक्रिस्टलाइन की जो पहचान है, मार्केट में आप जाएंगे तो जो सेल्स हैं, इनके कार्नर्स जो हैं वो आपको राउंडेड मिलेंगे, ये मोनोक्रिस्टलाइन की हैं। ठीक है, मोनोक्रिस्टलाइन का फायदा क्या है? ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट हैं। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोनोक्रिस्टलाइन फोटोवोल्टाइक सेल्स एंड मॉड्यूल्स, सेल्स का जो फैब्रिकेशन का जो प्रोसेस है, इट इज वेरी एनर्जी हंग्री। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी कास्ट, ऑल्दो दे आर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, बट देयर कास्ट इज हाई। ठीक है, एक तो ये वजह है, मोर एनर्जी लेते हैं, और दूसरी वजह इसकी कास्ट हाई होने की एक और इसका जो नुकसान है वो ये है कि जो इनके जो सेल्स की जो थिकनेस है, स्लाइसेस जो हमने बनाई, इनकी थिकनेस 200 से लेकर 400
माइक्रोमीटर है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो कटिंग का प्रोसेस है उसमें आपने हाईली प्योरिफाइड आपके पास मटेरियल था, उसको आपने कट किया, और उसकी वजह से आपने कुछ जो मटेरियल है, वेरी यूजफुल मटेरियल, वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, उसको फिर आपने क्या किया, वेस्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज स्लो फॉर सिंगल क्रिस्टल जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होंगे, और एनर्जी इंटेंसिव है। एनर्जी इंटेंसिव का मतलब ये है कि ये दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, देयर लाइफ साइकिल एमिशंस विल बी हाई, ठीक है, बिकॉज मोर एनर्जी दे कंज्यूम, इट मींस दैट दे विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स दीज क्या कहते हैं तो उसको, ग्रीन हाउस गैसेस एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। उसके मुकाबले में मोनोक्रिस्टलाइन सिंगल क्रिस्टल के बजाय फिर देन वी हैव मल्टी क्रिस्टलाइन, ठीक है, या पॉलीक्रिस्टलाइन। मल्टी क्रिस्टलाइन में बेसिकली इनमें फर्क ये है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस की बात करता हूं, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि डिफरेंस क्या है। मोनोक्रिस्टलाइन में पूरा क्रिस्टल जो है दैट इज ए सिंगल सेल, ठीक है, दैट इज ए सिंगल सेल, सॉरी सिंगल क्रिस्टल। लेकिन हाँ, बंद कर दें दरवाजा। लेकिन जो पॉलीक्रिस्टलाइन है या मल्टी क्रिस्टलाइन है, उसमें जब हम एंगट बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम एंगट बनाते थे, तो पूरे सेल्स एक खास ऑर्डर में एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते थे और एक सिंगल क्रिस्टल बनता था। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन का जो उसका जो मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली इस तरह होता है कि उसमें एक सिंगल क्रिस्टल नहीं होता पूरे मटेरियल में, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्रिस्टल्स, यानी इसमें क्रिस्टल्स होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, सिंगल क्रिस्टल नहीं होते, बेशुमार क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। दिन का साइज भी डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ फेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसका जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, दैट इज वेरी चीप। इसमें सिंपली हम ये करते हैं कि सिलिकॉन विद पी टाइप मटेरियल, इसको हम मेल्ट करते हैं एक क्रूसिबल के अंदर, और उसके बाद नेचुरली अंडर सर्टेन कंडीशंस इसको हम कूल करवाते हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस था प्रीवियस, जो मल्टी मोनोक्रिस्टलाइन है, ये सजाल्स्की मेथड की मदद से वेरी कंट्रोल्ड कंडीशन में इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करवाते थे, एक सीट को डिप करते थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करवाते थे, तो एक ही क्रिस्टल बन जाता था। लेकिन यहाँ पे वो वाला प्रोसेस नहीं है, जस्ट इसको हम कूल करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक क्रिस्टल ग्रेन नहीं बनता है, यहाँ पे बेशुमार क्रिस्टल्स इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर बनते हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस सिजाल्स्कीज के मुकाबले में ये प्रोसेस बहुत चीप है, कम एनर्जी लेता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर ये स्क्वायर शेप में भी है। सिजाल्स्कीज मेथड में हमारे पास किस शेप में मिल जाता है? व्हाट वी गेट इज वी गेट सिलेंड्रिकल शेप, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप के ब्लॉक्स मिल गए पॉलीक्रिस्टलाइन के, उनको हमने काटा, फिर पॉलीक्रिस्टलाइन वेफर्स बनाए। अब बाकी प्रोसेस जो है, आगे जो प्रोसेस है मोनोक्रिस्टलाइन वाला, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। और उसके बाद फिर उनको आपस में हम जोड़ के मॉड्यूल्स बनाते हैं, और मॉड्यूल से फिर हम पैनल्स बनाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको पैनल मार्केट में जाके आप पैनल खरीदना चाहते हैं, तो देख के आपको पता चल, क्योंकि यहाँ पे एंगट्स जो थे वो सिलेंड्रिकल शेप थे। सिलेंड्रिकल शेप की जब हमने उसकी जब हमने कटिंग की, तो उससे जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड रह गए। लेकिन ये वाला चूंकि ये जो यहाँ पे ब्लॉक्स जो एंगट जो है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप में, ये क्यूब के शेप में है, ठीक है। जब इसको हम काटते हैं, ब्लॉक्स हमारे पास बन जाते हैं, तो उस ब्लॉक से जो हम कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे फिर कॉर्नर, राउंड कॉर्नर्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, क्यूब के शेप के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जब हम उनको काटते हैं, ठीक है, तो वी डू नॉट हैव राउंड कॉर्नर्स। लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तो बहुत सस्ता है, ठीक है। लेकिन कटिंग का प्रोसेस ऑफ कोर्स मोर मटेरियल इज वेस्टेड जस्ट लाइक मोनोक्रिस्टलाइन, ठीक है। लेकिन इनकी एफिशिएंसी जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन के मुकाबले में कम है, इट इज 12%। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन मार्केट में जो आपको मिलेंगे, आप समझ लें कि कोई 90% ऑफ क्रिस्टलाइन
SI मार्केट, क्रिस्टलाइन सेल्स की जो मार्केट है, दैट इज पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है। और यहाँ पे देखें मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉली और मल्टी में थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ वो ग्रेन साइज, जो क्रिस्टल्स, जो छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स जिनसे ये मटेरियल बनता है, ठीक है, उनके ग्रेन साइज का जो है उसके बेस पे हम पॉली और मल्टी क्रिस्टलाइन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज मल्टी क्रिस्टलाइन जो है उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो डिफरेंट एंगल हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस, तो इसी वजह से जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सेल को अगर आप देखें तो उसके ऊपर आपको एक टेक्सचर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन चूंकि वो एक ही क्रिस्टल है, लाइट को एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, तो इसकी सरफेस को अगर आप देखें तो इसकी सरफेस में आपको एक ही पूरा टेक्सचर आपको नजर आएगा, टेक्सचर नहीं होगी इसकी सरफेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एमार्फस है। एमार्फस में सिंपली जो सिलिकॉन का जो एमार्फस है, इसमें हम कोई क्रिस्टल ग्रो नहीं करते हैं, रादर 2 माइक्रोमीटर थिक एमार्फस सिलिकॉन वेपर फिल्म इज डिपॉजिटेड ऑन ए ग्लास और स्टेनलेस स्टील रोल। किसी ग्लास के ऊपर या स्टेनलेस स्टील रोल के ऊपर हम क्या करते हैं, एमार्फस पाउडर फॉर्म का जो सिलिकॉन है उसके वेपर्स हम डिपॉजिट करते हैं। कितनी माइक्रोमीटर की थिकनेस के? ओनली 2 माइक्रोमीटर के थिकनेस के। प्रीवियस जो सेल्स की बात की उनकी थिकनेस कितनी है? 200 माइक्रोमीटर। एमार्फस सिलिकॉन सेल्स, इनकी थिकनेस कितनी है? इट इज 2 माइक्रोमीटर थिक। तो कितना मटेरियल सेव हो गया? अबाउट 1% ऑफ मटेरियल इज यूज्ड। पीछे के मुकाबले में पॉलीक्रिस्टलाइन और मल्टीक्रिस्टलाइन के मुकाबले में, because their thickness is only 2 micrometer thick, so they only 2% of the very expensive material is used to fabricate the solar cells, of course amorphous solar cells. Is it clear? लेकिन because क्रिस्टलाइन के मुकाबले में चूंकि यहाँ पे उस तरह का क्रिस्टल की शेप नहीं है, तो इस वजह से मटेरियल कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी है that is low, 6%. लेकिन of course their cost is very low because of the cheap manufacturing process, ठीक है। मटेरियल वेस्ट नहीं होता, प्रीवियसली कटिंग के प्रोसेस में मटेरियल वेस्ट होता था, थिकनेस उनकी ज्यादा है, वहां पे मटेरियल लगता था। लेकिन एमार्फस जो है उसमें मटेरियल भी कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वेस्टेज भी नहीं होती है, ठीक है। सो देयर आर another important thing is about 13% of PV market, ठीक है, ग्लोबल मार्केट जो है ये हमारे पास एमार्फस सिलिकॉन सोलर सेल्स की है। एफिशिएंसी ऑफ कोर्स दे हैव लो एफिशिएंसी, और इनका फर्क क्योंकि ये दीज आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू पॉली और मोनो फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड है, 2 माइक्रोमीटर उनकी थिकनेस है, दीज आर फ्लेक्सिबल। तो बिल्डिंग्स के साथ इंटीग्रेट करना, किसी वॉल है उसके ऊपर लगाना, सो दैट इज मच इजियर। इज इट क्लियर? तो वन मोर थिंग, ये जो थिन फिल्म जो टेक्नोलॉजीज है, नॉट ओनली दे आर यूज्ड, नॉट ओनली सिलिकॉन इज यूज्ड टू फैब्रिकेट थिन फिल्म सोलर सेल्स, देयर आर सम अदर मटेरियल्स एज वेल। इसमें कॉपर इंडियम डाइसिलिनाइड सेल्स भी हैं जिनकी एफिशिएंसी 7.5 से 9.5% है। इसमें डिग्रेडेशन, प्रीवियस उसमें डिग्रेडेशंस के इफेक्ट्स इसमें नहीं है, इस वजह से ये अच्छे हैं। मेड फ्रॉम कॉपर इंडियम सेलेनाइड अलाइड विद गैलियम एंड और सल्फर। इनकी एफिशिएंसी है, मॉड्यूल्स की एफिशिएंसी 7.5 से 9.5% है, हाईएस्ट अमंग ऑल थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज। देन वी हैव कैडमियम टेलोराइड के सेल्स हैं, एक्टिव सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें कैडमियम टेलोराइड है, इनकी एफिशिएंसी, मॉड्यूल्स की एफिशिएंसी 6.9% है। देयर आर सम other techniques also for harvesting solar energy. इसमें हम सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल की बात करें तो ऑफ कोर्स सोलर सेल मे बी इट इज 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का सोलर सेल है, बहुत ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करता है। अगर हम 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के बजाय
अगर हम उस सोलर सेल के साइज को हम छोटा कर दें, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर करें, और 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के ऊपर जो सोलर रेडिएशन पड़ती थी उसको हम किसी लेंस की मदद से 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के एरिया के ऊपर फोकस करें, तो फिर इसका क्या फायदा होगा? इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है, इरेडियंस बढ़ जाएगी। मटेरियल आपने सेव किया। क्या बढ़ जाएगी बेटा? इरेडियंस, उसकी सोलर इरेडियंस। हाँ, इरेडियंस बढ़ गई, ठीक है, लेकिन मटेरियल का साइज आपने कम कर दिया है ना। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हो गया साइज कम करने का? एनर्जी, सन की एनर्जी अभी वही है, इरेडियंस अभी वही है, सन से तो वही एनर्जी आ रही है ना। पहले उस आपने 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के सेल से आपने उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया। अब वही एनर्जी जो है 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर पे जो आप हार्वेस्ट कर रहे थे, उसको आपने 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर में आपने हार्वेस्ट किया। सोलर एनर्जी वही है, उसमें कोई कभी ज्यादती नहीं हुई है, लेकिन यहां पे आपने क्या किया, अब आपने मटेरियल सेव किया। 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के बजाय 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर आपने मटेरियल इस्तेमाल किया सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का। तो इसका मतलब है कि सेविंग, देयर विल बी सेविंग इन मटेरियल। एक तो ये चीज है, और दूसरा, आप फोटोवोल्टाइक सेल की अगर आप वो जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर आप दोबारा गो बैक एंड सी, तो उसमें हम देखते हैं कि सोलर रेडिएशन अगर ज्यादा हो, 1 सन हो, तो वी ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो ज्यादा होती है। अगर हाफ सन हो तो उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। यानी अगर सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती चली जाए तो वी ओपन सर्किट वो भी कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम यहाँ कंसंट्रेट करते हैं, यानी 100 वाट्स पर मीटर स्क्वायर की जो रेडिएशन थी उसको हमने हाफ मीटर स्क्वायर के एरिया पे कंसंट्रेट किया, तो उस हाफ मीटर स्क्वायर के एरिया में जो सोलर एनर्जी पड़ रही वो ज्यादा पड़ रही। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो हाफ मीटर के एरिया में जो सोलर सेल है उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होगी? ज्यादा होगी। ओपन सर्किट वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब ये है, नाउ इट विल हैव मोर एफिशिएंसी, क्योंकि वी ज्यादा हो गई, ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये दो फायदे हैं, मटेरियल की सेविंग हो गई और एफिशिएंसी की जो है इंप्रूवमेंट हो गई। ये दोनों कंसंट्रेशन से आ जाते हैं। प्रोवाइडेड मटेरियल की सेविंग का फायदा क्या हो गया? कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कॉस्ट का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? व्हेन यू हैव लेंसेज फॉर एग्जांपल, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी कॉस्ट, जो मटेरियल सेविंग में जो आप मनी को सेव करते हैं उसके मुकाबले में ये जो कंसंट्रेटर्स के ऊपर जो कॉस्ट लगाएंगे उसके मुकाबले में अगर सेविंग्स, मटेरियल की सेविंग ज्यादा होगी, तो इस चीज का फिर लाइट की एनर्जी को कंसंट्रेट करने का आपको फायदा होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिश है, डिश से हमने कंसंट्रेट किया। ये जो इस लोकेशन पे एक सोलर सेल लगा हुआ है उसके हमने ऊपर कंसंट्रेट किया, मटेरियल सेव किया, और फिर नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होने की वजह से तो ये इसकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। इसी तरीके से लेंसेज हैं, एक हमारे पास वो गोल वाले लेंसेज हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय फ्रेस्नेल लेंसेज विच आर चीप, ठीक है, जिसकी मदद से हम सोलर रेडिएशंस को फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे डिश की मदद से किसी पॉइंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, इसको जब हम फोकस करेंगे तो हीट विल बी ऑलवेज प्रोड्यूस, तो हमें कोई हीट सिंक भी लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी हीट सिंक लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी हीट सिंक लगाने पड़ेंगे, ताकि उस एनर्जी को, हीट की एनर्जी जो उसके ऊपर मटेरियल के ऊपर जमा हो जाती है, जिससे मटेरियल हीट अप होता है, उसको हम वहां से रिमूव करें। तो हाई कंसंट्रेशन पीवी सेल्स जो हैं, हाई कंसंट्रेशन, इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें मीडियम कंसंट्रेशन के भी हैं, लो कंसंट्रेशन के भी और हाई कंसंट्रेशन के भी हैं। मीडियम कंसंट्रेशन ये आप समझ लें कि इसमें डिफरेंट, अगर आप बुक्स देखें और उसमें थोड़ा सा ये जो रेंजेस हैं उसको डिफरेंट तरीकों से लोगों ने डिफाइन किया है, लेकिन एनीवे लो कंसंट्रेशन को आप समझ लें कि अगर 10 टाइम्स कंसंट्रेट सोलर रेडिएशन फॉल करे किसी जगह पे, अगर उसको 10 टाइम्स कंसंट्रेट कर रहा है तो उसको हम लो कंसंट्रेशन में लेते हैं। 10 से लेकर 150 टाइम्स तक अगर x, जिसको हम x 10x से लेकर 150x तक कंसंट्रेशन अगर हो, फोकसिंग अगर हो,
तो उसको हम कहते हैं मीडियम कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि आपने उसको 1000 टाइम्स उस लाइट को जो है कंसंट्रेट 1000x, इसका मतलब ये है कि जो एरिया, सरफेस एरिया जो है वो अब आप क्या कर सकते हैं, सेल का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय 1000 टाइम्स। पहले के मुकाबले में अगर इसको 1000 टाइम्स हम कंसंट्रेट करें तो 1000 टाइम्स हम लेस उसको सरफेस एरिया को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी प्रोडक्शन जो कास्ट है सोलर सेल्स की वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप कंसंट्रेट करवाते हैं सोलर एनर्जी को, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज देन हमें ट्रैकिंग भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन एक आपने ये डिश लगाया है फॉर एग्जांपल, और ये साउथ को फेस कर रही है एंड सन इज इन द ईस्ट फॉर इंस्टेंस, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर इसके ऊपर फोकस नहीं करेगी सेल के ऊपर ये डिश। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिश को व्हेन सन इज इन द ईस्ट, dish should face in such an angle towards east that it will focus the solar radiations at its focal point. ठीक है, throughout the day you will need to add this क्या कहते हैं, तो उसको ट्रैकिंग को ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, सोलर सेल्स जो हैं कंसंट्रेशन भी हमने करवाई है, और उसके बाद फिर एक और टाइप के सोलर सेल्स, उसको मल्टी जंक्शन कहते हैं। अगर सोलर सेल्स मल्टी जंक्शन भी हो और वो कंसंट्रेटेड लाइट, सनलाइट को भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनकी एफिशिएंसी, लेबोरेटरी एफिशिएंसी है वो 45% से ज्यादा अचीव की गई है। डिड यू गेट माय पॉइंट? सो व्हाट डू वी मीन बाय मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स, ये हम अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लेंस है, यहाँ ये लेंस है, ये ऊपर वाला, यहाँ से हमने कंसंट्रेट करके छोटे एरिया में हमने फोकस किया। ठीक है, एक तो ये तरीका था, ये जो लेंस के साइज जितना फोटोवोल्टाइक सेल लगाते हैं, ठीक है, या फिर लेंस के साइज जो फोटोवोल्टाइक सेल जो है उसके साइज जितना हमने लेंस लगाया बड़े वाला, ठीक है, तो उससे फिर हम अब मटेरियल को हम सेव कर सकते हैं। छोटा फोटोवोल्टाइक सेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसके ऊपर जो लाइट फॉल करती थी उसको हमने लेंस की मदद से फोकस किया किसी छोटे एरिया में। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे लेंसेज लगे हुए हैं जो सोलर एनर्जी को फोकस करते हैं एट ए वेरी वेरी स्मॉल एरिया, टाइनी फोटोवोल्टाइक सेल के ऊपर। इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी में भी इंप्रूव हो जाती है, और फिर इसकी जो है मटेरियल की भी सेविंग हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट ये जो लेंसेज जो आपने इंस्टॉल किए, मैन्युफैक्चर किए हैं, उनकी कास्ट बहुत ज़्यादा ना हो एज कम्पेयर टू द मटेरियल दैट यू आर सेविंग, कास्ट ऑफ द मटेरियल। और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रैकिंग का सिस्टम भी यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, उसको ट्रैकिंग भी हम करवाते हैं ताकि सोलर रेडिएशंस दे विल ऑलवेज फोकस ऑन द सेल्स। ठीक है, मीन बाय यहाँ पे हमने बात की कि मल्टी जंक्शन, ये लास्ट लाइन इस स्लाइड में देखें, टुडे फॉर मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स अंडर कंसंट्रेटेड सनलाइट नियरली 44% एफिशिएंसीज हैव बीन डेमोंस्ट्रेटेड। ठीक है, जो कमर्शियल सोलर सेल्स हैं सिलिकॉन के, इनकी एफिशिएंसी कितनी जो मार्केट से खरीद के ले आते हैं, मे बी 14%, 15 सोलर मॉड्यूल, सॉरी 14%, 15%, 16%, 17%, ऑफ कोर्स लेस देन 20%। लेकिन अगर हम कंसंट्रेट करवा लें और मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स हों तो उनकी एफिशिएंसीज 44%, इवन नाउअडेज ये 44% की जब मैं बात करता हूं तो ये कोई 2015-16 की बात है। नाउ इट हैज बीन मोर देन 45% एफिशिएंसी हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, तो वो हम कैसे, मल्टी जंक्शन का क्या मतलब है? जैसा कि हमने देखा कि जो सिंगल जंक्शन है उसमें एक जंक्शन होता है, ठीक है, पी एन जंक्शन वी है, और उसमें हमने ये भी देखा प्रीवियसली, इसमें से जब इसमें से फोटॉन फॉल करते हैं तो जिन फोटॉन्स की वेवलेंथ 1100 नैनोमीटर से कम है, ठीक है, उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जिनकी वेवलेंथ, सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, जिनकी वेवलेंथ उससे कम है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन जो उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी है, बैंड गैप से ज्यादा वाली जो एनर्जी है वो भी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, अगर कोई मैं ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करता हूं जिसकी बैंड गैप एनर्जी ज्यादा है, ठीक है,
तो वो हायर एनर्जीज के फोटॉन की ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करते हैं, लेकिन दे वेस्ट मोर फोटॉन्स ऑफ लोअर एनर्जी। लेकिन अगर मैं बैंड गैप ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ जिसकी बैंड गैप सिलिकॉन से कम है, तो वो लोअर बैंड गैप के लोअर वेवलेंथ की जो फोटॉन्स हैं ये ज्यादा फोटॉन्स को कैप्चर करते हैं, लेकिन हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स हैं उनकी कम एनर्जी को ये हार्वेस्ट करते हैं, उनकी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करते हैं। ठीक है, सिंगल जंक्शन। मल्टी जंक्शन का कंसेप्ट ये है कि इसमें जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट बैंड गैप के मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं। यानी आपके पास टॉप पे जो सोलर सेल है, ठीक है, आपने उसमें उसको फैब्रिकेट करवाया, उसके लिए जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया उसकी बैंड गैप एनर्जी ज्यादा है। उसके नीचे आपने एक और सोलर सेल लगाया, ठीक है, जिसमें भी पी एन जंक्शन है ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया उसकी जो बैंड गैप एनर्जी है वो मीडियम है। और उसके नीचे एक और आपने सोलर सेल लगाया, आप इसको इस तरीके से समझ लें, ठीक है, फैब्रिकेट करते इस तरीके से लगाते हैं, उसके नीचे जो जंक्शन है उसमें जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, उसकी बैंड गैप जो है एनर्जी कम है। अब होगा क्या, ऊपर से जब सोलर रेडिएशन के फोटॉन जब इसके स्ट्राइक करेंगे, हाई बैंड गैप में जब पास करेंगे तो उसमें से बहुत सारे फोटॉन जिनकी इसकी बैंड गैप एनर्जी से कम एनर्जी वाले फोटॉन है वो सारे इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, और हाई बैंड गैप है तो इसका मतलब है कि हाई एनर्जी वाले फोटॉन है उनकी ज्यादा एनर्जी को ये बैंड गैप कैप्चर करेगा। ठीक है, उसमें से जो बाकी जो एनर्जी वाले फोटॉन्स, उसमें से हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स यहाँ पे कैप्चर किए, उसमें से जो बाकी फोटॉन्स बच जाएंगे वो मीडियम जो दूसरे उसमें आ जाएंगे, पीएन जंक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, जो मीडियम बैंड गैप एनर्जी के मटेरियल से आपने बनाया है, तो वो वाले फोटॉन्स जो है, अब ये मजीद फर्दर जो है जो फोटॉन्स ऊपर वाले उसमें से कैप्चर नहीं कर सका था ड्यू टू लो उसकी जो लेंथ थी, वो यहाँ से निकल के फिर दूसरा मीडियम बैंड गैप वाले उनको कैप्चर करेंगे। वहां से जो बाकी जो बच जाते हैं उनको फिर लो बैंड गैप वाले जो मटेरियल का हमने फोटोवोल्टाइक सेल बनाया है वो फिर उनको कैप्चर करते हैं। ये अलग अलग से नहीं होते, इन सबको हम इकट्ठा फैब्रिकेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो उसने बताया, यहाँ पे अगर मैं देखूं जो टॉप पे है मल्टी जंक्शन, इसमें एक जंक्शन नहीं है। प्रीवियस सेल्स की बात की तो उसमें एक जंक्शन था, यहाँ पे मल्टी जंक्शन है। एमार्फस सिलिकॉन सोलर सेल्स कैन बी मेड बाय अलाइन। जो टॉप का मटेरियल है उसका बैंड गैप एनर्जी है 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद जो है टॉप लेयर, सॉरी ये मुझे यहाँ से मैं देखता हूँ, ये नजर नहीं आ रहा है। ओके, नो इट्स ओके। ठीक है, जो टॉप है, ठीक है, उसमें टॉप लेयर जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मीडियम लेयर है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो सबसे लोएस्ट लेयर है उसमें 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो जो फोटॉन जो डिफरेंट प्रीवियस, अब इसको मैं अगर दोबारा इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, ये जो फिगर है यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को? एरो नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, जो हाई बैंड गैप का जो मटेरियल है वो आप ये समझ लें, इसको मैं यहां से एक और काम करता हूं, यहां से मैं लाइन ले आता हूं। ठीक है, इंसर्ट और शेप, बहुत ज्यादा फिगर्स हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी, इस वजह से मैं इसी को इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, जो हाई बैंड गैप वाला, अब ये देखें सिलिकॉन का क्या कर रहा है, ये वाले सारे फोटॉन जिनकी एनर्जी इससे कम है, वेवलेंथ इससे कम है, वो सारे वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, 3 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स इस्तेमाल किए जिनकी बैंड गैप एनर्जी ज्यादा है। जो हाईएस्ट है फॉर एग्जांपल, वो ये कर रहा है कि हाईएस्ट जो है उसकी बैंड गैप इस तरह की है, बैंड गैप एनर्जी इस तरह की है कि जो इससे हाई जो एनर्जी वाले फोटॉन्स है उसको वो कैप्चर करे, उससे लो एनर्जी वाले, इससे इस वेवलेंथ से इस तरफ वाले फोटॉन जो हैं उनकी एनर्जी जो है वो उसकी बैंड गैप एनर्जी से कम है। इसका मतलब है जो टॉप पे जो हमारे पास पीएन जंक्शन, टॉप पे जो जंक्शन हमने बनाया है वो इस तरफ वाले फोटॉन्स को कैप्चर करते हैं, बाकी उनको जाने देते हैं, उनको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ जो कैप्चर करते हैं, क्योंकि इसकी बैंड गैप एनर्जी ज्यादा है, तो लो बैंड गैप एनर्जी वाला सिर्फ इतनी एनर्जी कैप्चर करता था इसकी, लेकिन चूंकि इसकी बैंड गैप एनर्जी ज्यादा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उनकी ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करेंगे। बेसिकली जो टॉप लेयर है वो हाई एनर्जी फोटोन को कैप्चर करता है, उनकी ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करता है। ठीक है, इसमें से जो बच के नीचे निकल गए, दूसरी लेयर आपने जो लगाई है, ठीक है, वो समझ लें कि उसकी बैंड गैप एनर्जी जो है वो इस तरह है कि वो correspond करती है फॉर एग्जांपल इसके साथ। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो फोटोन यहां से जो टॉप लेयर से जो बच के आए हैं, उसको फिर ये वाला जो दरमियान में जो आपने जंक्शन बनाया है वो उनको कैप्चर करेगा। ठीक है, लेकिन वो वाला जो है इस तरफ जो फोटॉन्स है उनको उनको वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी उसके बैंड गैप की एनर्जी से कम है। ठीक है, उसके बाद आपने जो तीसरी लेयर पे जो लगाया है, फॉर एग्जांपल उसकी बैंड गैप एनर्जी कोरस्पॉन्ड करती है फॉर इंस्टेंस 741 नैनोमीटर के जो हमारे पास फोटॉन्स हैं उनके कोरस्पॉन्ड करती है, उसकी बैंड गैप एनर्जी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1741 माइक्रोमीटर नैनोमीटर को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो एनर्जी आएगी। वो एनर्जी बेसिकली आखिरी बैंड गैप, आखिरी जो मटेरियल जो जंक्शन है उसके मटेरियल की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में जो फोटॉन्स जो ये दोनों कैप्चर नहीं कर सके थे, उनको फिर वो मटेरियल कैप्चर करेगा, और ये वाले जो फोटॉन्स जो हैं ये इसमें से भी गुजर जाएंगे, इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट बैंड गैप के हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उनसे जंक्शंस बनाते हैं, एक के बजाय ज्यादा जंक्शन, मल्टी जंक्शन बनाते हैं। तो ये सोलर एनर्जी के ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स को क्या करता है, ये वाला मटेरियल कैप्चर करेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? सो मल्टी जंक्शन हो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज जो कंसंट्रेशन वाली टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें, और फिर अगर मल्टी जंक्शन हो तो फोटोवोल्टाइक सेल्स की जो एफिशिएंसी है इट कुड बी 44%, 45%, even nowadays 46%. Is it clear? Of course, but this technology is ये expensive है, fabrication का process expensive है, different materials are used. At the same time, you need to add because we have concentration, so we need to add this tracking system as well. तो ये लास्ट स्लाइड को मैं दिखाता हूँ, उसके बाद दोबारा हम अगली मरतबा बात करते हैं। ये देखिए मल्टी जंक्शन कंसंट्रेटर सोलर सेल्स, दे आर ऑफ कोर्स वेरी एक्सपेंसिव। 1993 में इनकी एफिशिएंसी, सेल्स की एफिशिएंसी है, सेल्स की एफिशिएंसी लेबोरेटरी के अंदर, इसको जब आप बाहर सेल से मॉड्यूल बनाते हैं तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऑफ कोर्स। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है ओवर द ईयर्स, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की वजह से। तो ये 44-45% तक, जबकि हमारे पास जो मोनोक्रिस्टलाइन है, ये वाला जो है, हियर वी हैव सिलिकॉन कंसंट्रेटर सेल्स, जिसमें हम कंसंट्रेट करते हैं सोलर एनर्जी को। जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था, कंसंट्रेट करने से उसकी वी ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से इसकी पावर पॉइंट बढ़ जाता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी क्या होती, बढ़ जाती। तो कंसंट्रेटेड सिंगल जंक्शन है, यहाँ पे मल्टी जंक्शन भी है, कंसंट्रेशन भी करवाई, टॉप जो लाइन है। सिंगल जंक्शन है, आपने कंसंट्रेशन करवाई, तो उनकी एफिशिएंसी, सेल की एफिशिएंसी कोई 27% तक चली गई। मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स हैं, इनकी एफिशिएंसी, ये वाली लाइन जो मोनोक्रिस्टलाइन की है, ये 92-93 में भी कोई 24 थी, अब ये कोई 26 तक चली गई। ये सेल की एफिशिएंसी, ये मॉड्यूल की नहीं। मॉड्यूल की एफिशिएंसी ऑफ कोर्स 17%, 18%, 16% इतनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टी क्रिस्टलाइन है। मल्टी क्रिस्टलाइन जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी एफिशिएंसी कम है। ये हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन है, और ये हमारे पास मल्टी क्रिस्टलाइन है, इनकी एफिशिएंसी कम है। ठीक है, सेल की एफिशिएंसी है, कमर्शियल की कोई 14-15% होगी जो मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी जो है, लेबोरेटरी में जो एफिशिएंसी अचीव की गई है, कोई 20%, 21%, 22%। अब दिस ग्राफ इज अप टू 2020 तक का आप ग्राफ देखें तो यू विल फाइंड मोर इंप्रूवमेंट। इसके अलावा थिन फिल्म CIGS, ये सिलिकॉन नहीं है, दूसरी टेक्नोलॉजी है। कैडमियम टेलुराइड, ये भी थिन फिल्म मटेरियल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इनकी एफिशिएंसी, सेल की एफिशिएंसीज हम देखते हैं कि थिन फिल्म सेल की एफिशिएंसी तकरीबन 17%, 18%, इवन 20% एफिशिएंसी अचीव की गई है उसमें। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। इसमें डाई सेंटिसाइज्ड
सोलर सेल्स भी हैं, ऑर्गेनिक सोलर सेल्स भी हैं, बहुत सारे बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स हैं, उन पे भी काम हो रहा है सेल की फैब्रिकेशन के लिए। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल सी सम मोर, दो तीन टॉपिक्स हैं, इसको हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम इस सोलर पोर्शन जो है इसको हम कंक्लूड करेंगे। आपका टेस्ट, यू हैव टेस्ट क्विज टुडे, ठीक है। 11:45 पे आपने कैनवस पे जाना है और वहां जाके आपने क्विज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सही है सर। 11:45 टाइम। आप लोगों को नोटिफिकेशन आती है? सर पता लग गया था हमें। अच्छा ठीक है, गुड। सो 11:45 पे मैंने इनेबल किया है, उस टाइम पे आप वहां चले जाएं और जाके उसको। वन मोर थिंग, द टाइम इज ओनली 7 minutes। क्वेश्चंस आर, देयर आर मल्टी चॉइस MCQs, ठीक है, और यू हैव 5 क्वेश्चंस। तो आपने इधर उधर देख के आपस में कुछ करने की कोशिश की तो यू विल वेस्ट योर टाइम। और क्वेश्चन आता है और उसके बाद फिर वो फौरन चला जाता है, उसके बाद यू कैन नॉट विजिट इट बैक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको नजर आएगा, ठीक है, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, अगर आपने पढ़ा हो तो इंशाल्लाह यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ओके, गुड लक बेटा। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी वो आपने देखी? जी जी, हेलो। हाँ हाँ, वो मैंने देखा था। एक मिनट, फिर मैं जी जी मैंने देखा था। सही एक सर। मिनट फिर देखता हूँ। हाफिजा असल में आजकल डाउन हो गया, याद नहीं रहती चीजें। मैं अभी देख के आपको बताता हूँ, वो मैंने देखा था। जी जी सर। अच्छा, उसमें इस तरह है, जो दूसरे उस प्रॉब्लम की बात की थी ना आपने, 3.15 की बात की थी मेरे जी ख्याल सर में। 2.15। 2.15 की, ठीक है। What should be the maximum width B of the overhang? इसकी assume that the grassy field is located in the south of the building of the problem 2.14, ठीक है। ग्रासी एक फील्ड है। जी सर। 2.40 वाट्स। अब इसमें जो स्ट्राइक करती है टोटल, assume that this with known values of B आपको पता है, estimate the total insulation in watts per meter के striking the window, विंडो के ऊपर कितनी स्ट्राइक। अब इसमें ऑन ऑन कौन कौन से मंथ से, 21 जून और दिसंबर 21। इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब देखें 21 जून को चूंकि आपने ये तो ओवरहैंग जो आपने बनाया है, इसकी वजह से सन के डायरेक्ट रेडिएशन उसके ऊपर फॉल नहीं करेगी? नहीं कर रही, नहीं करेगी ना। जी सर, ओवरहैंग डायरेक्ट बनाया हुआ है ना, ओवरहैंग की वजह से नहीं करेगी। जी जी, विद ओवरहैंग की बात की है ना। जी सर। Assume that the grassy field is located in the south of the building of problem this with known value of B। B को आपने फिक्स कर दिया है जो आपने प्रीवियस इक्वेशन में निकाली थी। तो उसमें B को जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने इसी पे किया था ना, 21 जून को खिड़की बिल्कुल के ऊपर सोलर रेडिएशन न पड़े। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जून 21 को खिड़की के ऊपर नहीं पड़ेगी। अब खिड़की के ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो कौन सी होगी? ये डिफ्यूज्ड होगी। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा? इट विल बी रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, सही। ठीक है। अब अगर एक कलेक्टर पड़ा हुआ है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर आपको डिफ्यूज्ड कंपोनेंट आपको पता हो और हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसका अगर आपको अल्बिडो आपको पता हो, तो कोई कलेक्टर है किसी भी एंगल पे टिल्टेड है तो उसके ऊपर आप सोलर रेडिएशन निकाल सकते हैं ना, जी सर निकाल सकते हैं। डिफ्यूज्ड कंपोनेंट और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। 21 जून को ये सोलर रेडिएशन है डायरेक्ट खिड़की के ऊपर फॉल नहीं कर रही है। इसके ऊपर कौन सी फॉल करेगी? अब देखें, इसको खिड़की को आप एज्यूम कर लें कि दिस इज ए कलेक्टर, ठीक है, जो कि 90 के एंगल पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पे 90 के एंगल पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर रेडिएशन कौन कौन सी फॉल करेगी? ग्राउंड, आपके पास आईडीएच आप निकाल सकते हैं या नहीं? आईबी अगर आपको पता हो, बीम कंपोनेंट IBH आपको साइन 21 जी बिल्कुल, साइन बीटा 21 जून आईबीएच आपको पता है, ठीक है। तो आपको अगर सी कंपोनेंट आपको पता हो, ठीक है, तो और आपके पास ये जो एंगल है इसका क्या कहते हैं, कौन सा एंगल है? अल्टीट्यूड एंगल अगर आपको सन का पता है तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं?
आप इसकी जो रेडिएशन इसके ऊपर जो फॉल कर रही है वो आप निकाल, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर फॉल कर रही है वो निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो डिफ्यूज कंपोनेंट आईडीएच वो आपको पता चल गया, ठीक है। तो वहां से फिर आप ये अज्यूम करें कि एक कलेक्टर है जो कि 90 के एंगल पे आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा, तो वहां से जो डिफ्यूज कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं इसके ऊपर कितना फॉल करेगा, क्योंकि इसका टिल्ट एंगल साउथ की तरफ कितना है, 90 है। इसी तरीके से इसका जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट जो ग्राउंड, क्योंकि गास है, गास का अपना एक अल्बिडो होगा, मे बी 0.1 0.2 0.3, तो वहां से फिर आप सोलर रेडिएशन जो डायरेक्ट कंपोनेंट गास के ऊपर पड़ रहा है वो आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ अल्बिडो, ठीक है, आप इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट भी निकाल सकते सर ये हैं। हमने लेकिन घास का निकालना है या विंडो का निकालना है, ये नहीं समझ आ रही। नहीं, ये वो विंडो के ऊपर जो पड़ रही है वो निकालना ना आपने। तो आप तो इसमें घास का, जी, आप तो सर स्ट्राइकिंग ग्रास। द विंडो, अच्छा। स्ट्राइकिंग द विंडो, अगर घास का अल्बिडो आपको पता हो, रिफ्लेक्ट कर रही है। सही सही, विंडो से होके घास पे जा रही है। नहीं नहीं, विंडो के ऊपर तो पड़ी नहीं है, 21 जून तो विंडो के ऊपर तो नहीं पड़ रही है ना। नहीं पड़ रही, नीचे बिल्कुल। जो घास है उसके ऊपर सोलर रेडिएशन डायरेक्ट कंपोनेंट पड़ रहा है, अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्ट होके वापस उसके पास जा रही है और डिफ्यूज होके। वहां से नीचे से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, और बाकी जो ग्राउंड के ऊपर जो पड़ रहा है उसका जो डिफ्यूज्ड कंपोनेंट है। सही 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 सर, ठीक है। तो मतलब बात उन, समझ गए ना, एक तो इसके ऊपर कौन सा पड़ेगा, डिफ्यूज्ड कंपोनेंट पड़ेगा सोलर रेडिएशन का, जो हर जगह से आ रहा है। सही जो सही। डायरेक्ट कंपोनेंट घास के ऊपर पड़ रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, आई डी डायरेक्ट एच। कंपोनेंट पड़, और घास के ऊपर डिफ्यूज्ड कंपोनेंट भी फॉल हो रहा है इधर उधर से, ठीक है। अब खिड़की की तरफ कौन सा जा रहा है, तो घास आई, से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। सो यानी कि आई डी एच और आई आर जो है वो जा रहा है, आई आर एच। आईडीएच और आईआर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट यहां से जाएगा और डिफ्यूज्ड कंपोनेंट जाएगा। सही है सर, समझ आ बात गई। समझ गए ना। और ये सर दिसंबर एक में तो क्या ये हो, होगा? लेकिन 21 दिसंबर को आप देखें कि सन साउथ में कहीं होगा ना, उस वक्त सर्दियों का मौसम है, इस सन का जो बीम कंपोनेंट है वो इस खिड़की के ऊपर पड़ेगा। सही सही सही, डायरेक्ट साउथ में होगा ना कंपोनेंट। सन, सही सर, ठीक है। तो बिल्कुल। उसमें फिर डिफ्यूज कंपोनेंट भी आएगा, उसमें डायरेक्ट भी आएगा, उसमें रिफ्लेक्टेड भी आएगा, तीनों आएंगे। सही सही सही। और सर फिर उसमें डायरेक्ट कंपोनेंट तो वो होगा जो कि खिड़की के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको हम आई बी लेंगे, आई बी एच नहीं लेंगे। देखें खिड़की के ऊपर कितना पड़, क्योंकि ये एंगल पे आप देखें इसको इस तरीके से लेना, क्योंकि एक कलेक्टर साउथ को फेस कर रहा है, इस कलेक्टर जो सोलर रेडिएशन इसके ऊपर जो आईबी इसके ऊपर फॉल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इस जो कलेक्टर का नॉर्मल है, विंडो का जो नॉर्मल है, वो सोलर रेडिएशन के साथ एंगल उसका जीरो नहीं है, थीटा इंसिडेंट एंगल जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बीम का जो कंपोनेंट आ रहा है उसका एक कंपोनेंट इसके ऊपर फॉल कर रहा है। तिरछी जब कोई रेडिएशन आती है, सन बिल्कुल अगर इसके 90 के, इसका जो खिड़की है इसका अपना एक क्या चीज है, इट इज द नॉर्मल ऑफ द विंडो। जिस तरह हमने कलेक्टर की बात की थी, जिसमें हमने एक टिल करवाया था, उसमें हमने देखा था कि कलेक्टर का अपना एक एजिमत एंगल है, ठीक है, कलेक्टर का अपना एक टिल्ट एंगल था। तो यहाँ पे कलेक्टर का एजिमत, इस विंडो को आप समझ ले कि ये क्या चीज है, एक कलेक्टर है जो साउथ को फेस कर रहा है, तो इसका मतलब इस कलेक्टर का एजिमत एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। और इसका टिल्ट एंगल क्या है, 90 है, ठीक है। लेकिन सन की रेडिएशंस बीटा एंगल बना रही हैं, विद दिस कलेक्टर बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो वहां से आपको आ जाएगा कि थीटा क्या है। जब थीटा आपके पास आ गया तो वहां से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सोलर रेडिएशंस आई बी इंटू कास थीटा वाला फार्मूले से, ठीक है। वहां से फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर जो सोलर रेडिएशन जो है डायरेक्ट कंपोनेंट इसके ऊपर कितना फॉल कर रहा है, सही है सर, समझ गया। ठीक है। आगे चलिए ठीक है, सर, फिर थैंक यू सर। 11:45 पे यू हैव द क्विज, ठीक है। सही है सर, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वापस कितने लोग हैं आज, सारे आए हैं?